ठीक बच्चों, तो जो जो टर्म लिखे थे आप लोग यहाँ समझ लेंगे। जैसे आपके पास ये मान लीजिए ये कांच, ये दर्पण है, तो जब ये दर्पण नहीं रहा होगा, कांच का गोला रहा होगा, तो गोला रहा होगा तो इसको जो है कुछ इस तरीके से रहा होगा। देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप में रहा होगा गोला, ठीक है ना, कुछ इस टाइप में समझ लीजिए। ठीक है, कुछ इस टाइप में रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, इस टाइप में गोला रहा होगा। तो गोला रहा होगा तो गोले का केंद्र भी होगा, क्या रहा होगा, गोले का केंद्र भी होगा। इस चित्र में भी देखें, ये कलई किया गया है बच्चों। ठीक है, तो इस गोले का कोई केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए गोले का केंद्र है ये। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं M1 M2, इसका भी नाम रख देते हैं M1 M2। ठीक है ना, M1 और M2। ठीक है, इसके इधर कलई किया गया है। ठीक है बच्चों, कलई किया गया है। अब आप देख सकते हैं, जैसे कांच का जब गोला रहा होगा तो इसका एक केंद्र हुआ होगा, तो ये केंद्र हो गया मान लो O। तो इसी केंद्र को इस जिसका यह कटा हुआ भाग है या कांच ये दर्पण है, ठीक है ना, उसी केंद्र को क्या कहेंगे, इसका वक्रता केंद्र। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। ठीक है, O से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद ये दर्पण का जहां जहां तक परावर्तन होता है, M1 से लेकर M2 तक अगर परावर्तन होता है, यानी जहां तक कलई किया हो गया होगा वहीं तक परावर्तन होगा बच्चों। तो जहां तक ये M1 से लेकर M2 तक होगा, तो M1 से M2 तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसी को उसका परावर्तक तल कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल के व्यास को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इसका दर्पण का ध्रुव इधर होगा, ये इसका मध्य बिंदु, यहाँ से M1 से लेकर M2 तक का मध्य बिंदु यहाँ होगा। अब इसके बाद अगला टर्म जो था मुख्य अक्ष। तो अगर दर्पण के ध्रुव को केंद्र से मिला दिया जाए, दर्पण के ध्रुव से को केंद्र से मिला दिया जाए, तो यह जो है रेखा क्या कहलाएगी, जो OP रेखा होगी, यह क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, यानी केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यानी ये लाइन जो है क्या कहलाएगी, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसी प्रकार ये लाइन जो है इधर क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, इसके बाद बच्चों दर्पण का परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद ये इसके केंद्र से लेकर के P तक की जो बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। R से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है ना, दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होती है, दूरी, उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या हो गया। फिर इसके बाद बच्चों अगला टर्म जो आता है आपका मुख्य फोकस का। ठीक है ना, तो मुख्य फोकस समझने के लिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, ये कोई दर्पण है, तो यहाँ से ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, मान लो वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र है, O या C से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं C मिलेगा बच्चों तो आप घबराएंगे नहीं उससे। ये C है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर मुख्य कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो दर्पण से परावर्तन होगा। ऑब्जेक्ट अगर शीशे के सामने या दर्पण के सामने रखा गया है तो परावर्तन की क्रिया होगी। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरण गई, अब इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो कलई किया गया है। तो टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, वापस लौटेगी, ये उधर जा नहीं सकती। तो लौटने के बाद जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। यहाँ पर भी देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से रखी गई है, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ आने के बाद जो है ये परावर्तित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो जब परावर्तित होगी तो इधर चली जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें
तो यह जो है कहीं ही यहीं पर जो है आएगी, और यह बिंदु जो मुख्य अक्ष पर काटेगी, ये जो है या काटती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी की कैसे परिभाषित कर देंगे, दर्पण के ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है ना। और यह जो है बच्चों क्या होती है, दर्पण की त्रिज्या का आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर r/2। तो इसको दो रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी, या फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद फोकस तल की बात करते हैं। तो फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आज ये सारी चीजें, दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोली दर्पण क्या होता है, और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं बच्चों, आगे की वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देंगे इसका। ठीक है ना। किसी भी समस्या को अगर आपको होती है, कोई भी समस्या, तो आप उसे जरूर बताएं। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगले दिन मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए बच्चों। आपको फिजिक्स से संबंधित कोई भी समस्या होगी, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। ठीक है ना। धन्यवाद।